हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी इसी पाठशाला में और मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी। आज आप सभी के लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो होने वाली है। ये आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि सेकंड आपके बुक का चैप्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए थे कि सर सेकंड चैप्टर समझ नहीं आता है, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो आप सभी के लिए हम ये स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आप सबके एग्जाम 4 मार्च को होने वाला है और आप सब लग चुके हो बढ़िया से तैयारी से, उम्मीद करते हैं हम सब। कोई भी आपको डाउट है आपके एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, और आज की जो लेक्चर हमारा है इससे भी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कर देना। तो सभी बच्चे अपने कॉपी पेंसिल जो भी है साथ लेके बैठे, क्योंकि इसको आपको साथ के साथ नोट भी करना है और इसको आपको साथ साथ याद करने की कोशिश करें, मेमोराइज साथ के साथ करना। ऐसा ना हो कि आप सोचे कि चलो आज वीडियो कंसेप्ट समझ लेते बाद में इसको याद करेंगे, तो इतना टाइम आपके पास नहीं बचा है। हार्डली आपके पास 1 मंथ का टाइम है और उसमें आपको याद भी करना है, रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, बहुत सारा काम आपके पास है। तो बात के लिए डिले नहीं करना है। आज अभी इसी वीडियो के एंड तक आपको पूरा चैप्टर याद हो जाना चाहिए। आज की हमारे लेक्चर स्पेशल इसलिए भी होने वाला है क्योंकि हमने कोशिश की है कि आज की इस वीडियो हम कंप्लीट चैप्टर को खत्म कर दें, यानी कि ये आपकी वीडियो 1 शॉर्ट वीडियो होने वाली है जिसमें आपका जो चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट है इंपॉर्टेंट वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो को देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना, क्योंकि बहुत ही स्पेशल आज की वीडियो होने वाली है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हमारे चैप्टर का जो पहला वर्ड है एसिड, इसके बारे में कि एसिड की क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज होती है। चलिए तो अगर हम एसिड को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो आपके चारों तरफ आपको बहुत सारी चीजें नजर आती होंगी, बहुत सारी चीजें इसको आप खाते हो, बड़ा मजा आता होगा। बहुत सारी आपने खट्टी चीजें खाई होंगी, याद है बचपन में वो खट्टी चीजें खाते थे, इमली बहुत पसंद आती थी आपको, कच्चा आम बहुत ज्यादा आप खाते थे। तो इनको खा के आपको क्या फील होता था? एक खट्टापन फील होता था, आपके दांत खट्टे हो जाते थे। तो किसी भी चीज को खाकर अगर आपको खट्टा महसूस होता है तो उन सारी चीजों को एसिड कहा जाता है, उन सभी चीजों को क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। तो जो भी हमारे एसिड होते हैं उसकी सिंपल सी एक जनरल प्रॉपर्टी होती है, एंड देज आर द सब्सटेंस व्हिच हैव सोर टेस्ट। तो सिंपल सा है कि जो भी चीज खट्टी है, शोर जिसका टेस्ट है, वो सब एसिड कहलाता है। और भी प्रॉपर्टी होती है एसिड की, ऐसा नहीं है कि आप केवल इसके खट्टे होने के आधार पर ही आप इसको एसिड कह सकते हो। और भी प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एसिड है या कुछ और है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप चेक नहीं करना चाहते हो तो एक लिटमस पेपर होता है जिसे हम इंडिकेटर कहते हैं। कुछ डिवाइस होते हैं, कुछ ऐसे सूचक होते हैं जिनसे हम बिना चेक करें, भाई आप अपनी हर चीज को जीभ पे लगा के स्वाद चेक नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एसिड ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके लिए एक लिटमस पेपर होता है। तो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर सेकंड लाइन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर एक ले लो और उसके ऊपर एसिड के आप कुछ ड्रॉप गिरते हो तो वो उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो एसिड की 2 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये शोर टेस्ट होता है, यानी कि खट्टे पदार्थ होते हैं, स्वाद में खट्टे लगते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप एसिड को लिटमस पेपर के ऊपर डालते हो और आप उसको ब्लू लिटमस के ऊपर डाल दो तो उसको किस कलर में कन्वर्ट कर देगा? रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। तीसरी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसिड की होती है कि अगर हम एसिड को वाटर के साथ डाल देते हैं, वाटर के अंदर इसको सॉल्युबल कर देते हैं, वाटर के अंदर आप इसको ड्रॉप कर दीजिए, वाटर में डाल दीजिए, तो ये वाटर के अंदर H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो एसिड की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पहला सोरिन टेस्ट, इनका स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, आप ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। और तीसरा क्या है, अगर इनको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। आपने कोई एसिड मिक्स करा, सपोज करिए अब आपने एक वाटर लिया, उसके अंदर आपने कोई एसिड मिक्स किया। अगर एसिड मिक्स करने पर वो मोर अमाउंट ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस करता है, ज्यादा अमाउंट में H+ आयन को उत्पन्न करता है, तो ऐसे एसिड को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। भाई सिंपल सा, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, आपने वाटर लिया, उसके अंदर आपने कोई भी एसिड गिरा और एसिड गिरने पर वो ज्यादा अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस करा, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिकम, हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर भी होता है हाइड्रोक्लोरिकम, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4, HNO3, ये तीनों बेस्ट एग्जांपल होते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आपने इसको अपने हाथ पे गिर लिया ना तो कहते हैं कि हाथ के अंदर छेद भी कर देगा, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और कुछ ऐसे भी एसिड आपको नजर आएंगे जो पानी के साथ मिलने पर लेस अमाउंट ऑफ H+ आयन उत्पन्न करेंगे, कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करेंगे, तो उनको कहा जाता है वीक एसिड।
तो सिंपल सा डिफरेंस ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो वाटर के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ज्यादा मात्रा में H+ आयन उत्पन्न कर रहे हैं, और वीक एसिड जो वाटर के साथ कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न कर रहे हैं, वो सब होते हैं वीक एसिड। तो वीक एसिड के एग्जांपल हमारे पास क्या है, CH3COOH, ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्जेलिक एसिड, ये भी वीक एसिड का एग्जांपल है, और लैक्टिक एसिड, ये भी वीक एसिड का एग्जांपल है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, हम इसको समझ चुके हैं। तो ये सिंपल सी कुछ प्रॉपर्टी थी एसिड के जो आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको याद भी हो गया होगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, बस स्टेप बाय स्टेप हमको इसको सीखते हुए चलिए। तो अब सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, बेस, जो हमारा नेक्स्ट था। पर उससे पहले एक काम और करते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि आगे हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या डिफरेंस है। आपने कई जगह लिखा भी देखा होगा, जब आप अपनी लैब के अंदर गए होंगे तो आपको कुछ ऐसी एसिड की बोतल्स मिली होंगी जिसके ऊपर लिखा हुआ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जैसे कि कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड H2SO, SO4, कंसंट्रेटेड HNO3, और कुछ ऊपर डाइल्यूट भी लिखा होता है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो पहले इस डिफरेंस को समझते हैं। चलिए, तो सिंपल सा डिफरेंस को समझते हैं। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब आपने कोई सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन के अंदर अगर एसिड ज्यादा है वाटर से, अगर एसिड का अमाउंट वाटर से ज्यादा हो, मतलब मैं सिंपल सी बात करूं कि अगर एसिड का जो अमाउंट है वो वाटर के अमाउंट से ज्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है कंसंट्रेटेड एसिड। तो आपको अगर लैब के अंदर कभी भी किसी बोतल के ऊपर कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है तो समझ जाना कि आपको उसको टच नहीं करना है, कि वो कंसंट्रेटेड मतलब क्या, उसमें एसिड ज्यादा है वाटर कम है और आपको वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो सिंपल सी बात ध्यान रखनी। तो ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है, इस सॉल्यूशन के अंदर एसिड का अमाउंट ज्यादा है वाटर के कंपेयर में, तो इसको कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाता है। चलिए, तो डाइल्यूट का मतलब क्या है। डाइल्यूट का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर ज्यादा है इस बार और पानी कम है, सॉरी एसिड कम है, मतलब वाटर ज्यादा हो गया है, एसिड कम है। तो जिसके अंदर एसिड कम हो, पानी ज्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब आपको लैब के अंदर अगर किसी बोतल के ऊपर लिखा हुआ है कि डाइल्यूट है ये सॉल्यूशन, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो ध्यान रखना है, जब भी आप कभी भी स्कूल की लैब में गए हो या घर पर भी कोई आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो कंसंट्रेटेड से नहीं करना है, हमेशा किससे एक्सपेरिमेंट करना है, डाइल्यूट से। उससे क्या आपको नुकसान नहीं होगा। तो डाइल्यूट का मतलब क्या है, एसिड कम वाटर ज्यादा। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, एसिड ज्यादा वाटर कम। कंसंट्रेटेड को हिंदी में कहा जाता है सांद्र, ध्यान रखना हिंदी वाले बच्चे भी, तो सांद्र कहा जाता है सॉरी सांद्र एसिड होते हैं। और डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, तो हिंदी में डाइल्यूट को तनु एसिड कहा जाता है और कंसंट्रेटेड को सांद्र एसिड कहा जाता है। तो हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ चुका है कंसंट्रेटेड क्या है, डाइल्यूट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए अब समझते हैं हम बेस के बारे में कि ये बेस क्या होता है। तो एसिड हम समझ चुके हैं, अब हमको बेस को समझना है। तो बेस में देखो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, जैसे हमने एसिड में देखा वैसे सेम बेस को देखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर द सब्सटेंस व्हिच आर इन टेस्ट, मतलब जो खाने में आपको कड़वे लगे, जिसका स्वाद आपको कड़वा लगता है, खाने में मजा नहीं आता बिल्कुल। दवाइयों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बच्चे अक्सर दवाइयों से डरते हैं, उन्हें कड़वी लगते हैं दवाइयाँ। हर कड़वी चीज बेस नहीं है, लेकिन स्वाद में कड़वा होता है ये। तो जिसका स्वाद कड़वा हो, बिटर इन टेस्ट, इसके साथ एक इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी भी है, सॉपी इन टच। मतलब अगर इसको आप टच करते हो ना तो ये आपको साबुन की तरह लगेगा। साबुन होता है जैसे उसको टच करते हैं, उसी तरीके से आपको फील भी होगा ये। तो कड़वा भी होना चाहिए, उसके साथ में टच करने पे ये साबुन की तरह भी फील होना चाहिए, तो उसको आप बेस कह सकते हो। तो बेस का सिंपल सा मतलब है बिटर इन टेस्ट एंड सॉप इन टच। सेकंड इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। अभी हमने एसिड में पढ़ा था, एसिड क्या करा था, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करा था। ये करता है ये रेड को ब्लू कलर में कन्वर्ट करता है, तो उसका अपोजिट है ये। एसिड वाटर के साथ H+ आयन प्रोड्यूस करते थे, ये वाटर के साथ OH- आयन उत्पन्न करते हैं। तो जब एसिड को हमने वाटर में मिलाया तो हमने देखा कि वहां पर H+ आयन उत्पन्न हुआ, और अगर इनको मिलाते हैं तो ये OH- आयन उत्पन्न करते हैं। सेम वैसे ही इनको हम स्ट्रॉन्ग और वीक में भी आइडेंटिफाई करते हैं। भाई हमने एसिड में क्या पढ़ा था, अभी याद है सबको, जल्दी से मेमोराइज करिए। क्या पढ़ा था हमने कि अगर कभी भी वाटर के अंदर हम एसिड को मिला रहे हैं और अगर लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन उत्पन्न हुआ
तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड था। सेम ऐसे ही यहाँ पर है, अगर आप किसी बेस को वाटर के साथ मिला रहे हो और वाटर के साथ इसको मिलाने पे, मिक्स करने पर लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस उत्पन्न होता है, मतलब OH माइनस के ज़्यादा मात्रा में अमाउंट उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप उसको बोलोगे स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर कम मात्रा में हो रहे हैं तो वीक बेस। तो सेम उसी की तरह है। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं, NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस, ध्यान रखना है। ये 3 बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेस के। वीक बेस के एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, NH4OH, NH4OH, ये क्या हमारा वीक बेस है। 4-5 बार नाम को बोलोगे आपको मेमोराइज हो जाएगा, ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, 4-5 बार इसको बस रिकॉल करते रहिए, आपको याद हो जाएगा। तो जैसे हमने एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी, सेम उसी तरीके से बेस की ये प्रॉपर्टी भी होती है। अब कुछ बेस स्पेशल भी होते हैं, ध्यान रखना। कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जिसको हम वाटर के अंदर इजीली मिला सकते हैं। तो these आर द बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो गया। इस टाइप के ऐसे बेस जो भी होते हैं उनको एल्कलीज कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एल्कलीज, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है एल्कलीज यानी कुछ बेस मतलब एसिड से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है। बेस होते हैं ये वो बेस होते हैं जो वाटर में इजिली डिसॉल्व होते हैं, जो वाटर के अंदर आसानी से सॉल्युबल हो जाए, मिक्स हो जाए वाटर के साथ, उनको कहा जाता है एल्कलीज। तो सिंपल से याद रहेगा, कौन से बेस जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए, पानी के साथ मिक्स हो जाए, उनको एल्कलीज कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, बेस क्या होते हैं। देखो सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, सारे नहीं होते, लेकिन जो होते हैं उनको कहा जाता है एल्कलीज। क्लियर है। सिंपल से कुछ वर्ड है जो आपको याद करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्ट क्या होता है। तो हमारे चैप्टर की 3 थीम्स थी, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है, देखो सॉल्ट को सिंपल से डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, दिस आर द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, किसी अदर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करें या आपस में रिएक्ट करें, तो उनके रिएक्ट करने से जो बनता है उसी को सॉल्ट कहते हैं। तो सॉल्ट सिंपल सी चीज है, जो एसिड और बेस के रिएक्शन करने से जो कंपाउंड बनते हैं उन सबको हम सॉल्ट कहते हैं। जैसे हमने NaCl, नमक हमने बनाया, सॉल्ट हमने बनाया है, KCl हमने बनाया है। तो जो भी चीज इनके रिएक्शन करने से बनते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट कहते हैं। क्लियर है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें इंडिकेटर्स। अभी हमने एक इंडिकेटर देखा था लिटमस, कैसे वो एसिड के साथ कलर बदलता है, बेस के साथ किस तरीके से कलर चेंज होता है। अब उसी की तरह ना काफी सारे इंडिकेटर्स होते हैं। तो पूरी ये स्लाइड एक इंडिकेटर्स को जानने के लिए इनको हम समझते हैं। तो पहले समझते हैं इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या होता है। देखो इंडिकेटर को हिंदी में कहा जाता है दिक् सूचक, मतलब ये सूचक होते हैं, दिक् हटा दीजिए, सूचक होते हैं। सूचक क्या होते हैं, जो हमको इजीली किसी भी चीज के बारे में बता दें, उन्हें सूचक कहा जाता है। जैसे कि इंडिकेटर लिटमस हो गया हमारे पास। तो देज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, मतलब जिनको हम अलग अलग सब्सटेंस के साथ मिलाएं और उनके साथ वो अपने कलर या स्मेल को चेंज करते हैं, तो उनको लिटमस, उनको इंडिकेटर्स कहा जाता है। इंडिकेटर्स यानी कि सूचक, जो किसी के बारे में सूचना देंगे, उनको कहते हैं हम इंडिकेटर्स। अब ये कई टाइप से होते हैं, कई टाइप से हमको उनको क्लासीफाई किया हुआ है। तो टाइप ऑफ इंडिकेटर, सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर, जो हमको इजीली नेचर से इजीली मिल जाते हैं, उन्हें नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर, जिनको हम लैब के अंदर तैयार करते हैं, जिनको हमने खुद से लैब के अंदर इजीली तैयार किया है। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो होते हैं जिनके हम स्मेल से पता लगाते हैं। स्मेल, इनको हमने किचन में गिरा, फिर इसकी स्मेल को हम फील करते हैं और उसके बेसिस में इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है, तो उन्हें कहा जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो 3 टाइप्स के हमारे पास इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल फैक्ट्री। चलिए नेचुरल क्या होता है। तो फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, जो हमारी नेचर में प्लांट से हमको प्राप्त होते हैं, प्लांट से इजीली प्राप्त होती है हर चीज, तो इनको नेचुरल कहा जाता है। जो भी प्लांट से मिला, जैसे कि लिटमस हो गया,
रेड कैबेज लीव्स हो गया, वही लाल पत्ता गोभी होती है ना, तो उसकी पत्ता गोभी से हम पता लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स के, उनसे हम पता लगा सकते हैं। और हमारे पास टर्मरिक यानी कि हल्दी होती है, ये भी क्या हमारे एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो ये सब नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। आपके एग्जाम में एक मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, आपसे नेचुरल इंडिकेटर ही पूछ लिया जाएगा। तो जो भी आपको प्लांट से प्राप्त हुआ है वो सब क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। तो इजीली आप उसको समझ सकते हो। सिंथेटिक क्या होते हैं, सिंथेटिक जो हमने लैब में तैयार किए। तो दो हमारे पास ऐसे हैं जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल पैथिलीन। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल पैथिलीन दो ऐसे इंडिकेटर हैं जिनको हमने लैब के अंदर तैयार किया है। ये हमको कहीं से नेचुरल नहीं मिले, हमने लैब के अंदर केमिकल्स को मिलाया और एक बढ़िया सा हमने इंडिकेटर बना के तैयार कर दिया। तो ये भी हमारे पास इंडिकेटर होता है। नाम ध्यान रखने, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल पैथिलीन। अभी देखेंगे कैसे ये रिएक्ट करते हैं, क्या क्या इनके अंदर चेंजेस होते हैं, आगे हम देखने वाले हैं। ऑल फैक्ट्री में वो हैं जिनको हम उनकी स्मेल ऑर्डर से पहचानते हैं। तो जिनको ऑर्डर से, उनकी स्मेल से हम आइडेंटिफाई करते हैं एसिड और बेस के साथ मिलाकर, उनको ऑल फैक्ट्री कहते हैं। जैसे कि ऑनियन, प्याज हो गया, वेनिला हो गया, ये हमारे सब ऑल फैक्ट्री के एग्जाम्पल होते हैं। आइए अब देखते हैं इसका पूरा मैप के किस तरीके से इनके अंदर चेंजेस होते हैं, क्या क्या काम ये करते हैं। तो आप सभी के लिए हम बढ़िया से एक टेबल लेके आए हैं और इस टेबल से आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इनका काम क्या होता है। पूरा नोट्स बनाने के बढ़िया तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस टेबल को देखिए बस, और इस टेबल से आपको पूरा मेमोराइज हो जाएगा कि कैसे ये काम करता है। और एक मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, हो सकता है असर्शन रीजन में या एमसीक्यू में, और आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो। चलिए समझते हैं सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर के बारे में कि नेचुरल इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लिटमस। लिटमस कैसे रिएक्ट करेगा समझते हैं। देखो, अगर लिटमस को हम एसिड के साथ मिलाते हैं, एसिड के साथ, तो कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने समझा था पहले भी कि अगर आप ब्लू लिटमस के ऊपर एसिड की ड्रॉप गिरते हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। और इसे आप अगर बेस के साथ मिलाते हो तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर आप लिटमस के ऊपर आप बेस की ड्रॉप गिरते हो तो रेड लिटमस होता है, वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लिटमस काम करता है। अगर हम रेड कैबेज की बात करते हैं, उसकी लीफ को अगर हम ले लें, पत्तियों को ले लें और उसको अगर हम गिरते हैं एसिड के अंदर तो वो रेड कलर की हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई सॉल्यूशन आपको दे दिया, सपोज कोई सॉल्यूशन मैंने दिया और उसको आपको बिना चेक करे बता रहे हैं कि एसिड है बेस है, तो आप उसके अंदर रेड कैबेज की लीफ लीजिए, उसको गेरिए। अगर उसको गिरने पर उसका रंग रेड हो जाता है तो आप समझ जाइए कि ये जो सॉल्यूशन आपका मिला वो कैसा है, एसिड है। और अगर उसके अंदर गिरने से उसका रंग ग्रीन हो जाए, हरे रंग का वो हो जाए, तो आप समझ जाइए कि वो बेस है। तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर चीज को हमको स्वाद को चेक करके जरूरत अब नहीं है, आप इंडिकेटर की सहायता से भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। इजी काम हमारा हो जाता है। सेम ऐसे ही है कि हमारे पास फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया एक प्लांट होता है। अगर इसके फ्लावर्स को हम ले लेते हैं तो एसिड इसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा और जो बेस होगा हमारा वो इसको पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे ही कलर चेंज होगा आप पहचान जाओगे कि वो एसिड के सॉल्यूशन में डाला है, उसे हमने बेस के सॉल्यूशन में डाला है। सेम टर्मरिक भी काम करता है। अगर टर्मरिक को आप एसिड के साथ गिरोगे तो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। भाई आपने घर पे कभी खाना देखा होगा, जब भी ज़्यादातर अरबी की जो सब्जी होती है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। अरबी की सब्जी में अगर आपने हल्दी गेरी है, वो गेरनी पड़ती है कलर के लिए, और उसके अंदर ज़्यादातर लोग नींबू डाल के खाते हैं, बड़ा स्वाद आता है। तो अगर आप उसके अंदर नींबू गेरते हो और अगर कलर चेंज होता तो हमारी सब्जी का रंग चेंज हो जाता, लेकिन उसमें कोई भी कलर में फर्क नहीं पड़ता। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम हल्दी के साथ, टर्मरिक के साथ एसिड को गेरते हैं तो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा और हमारा स्वाद भी नहीं बिगड़ता। तो बहुत अच्छी लगती है हमको सब्जी वो, ठीक है ना। सेम ऐसे ही बेस के साथ, अगर हमने बेस के साथ गेरा तो ये कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। मतलब अगर आपने अपनी सब्जी में बेस गेर दिया तो आपकी सब्जी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे आप खून पी रहे हो, तो बिल्कुल रेड कलर की हो जाएगी। तो बेस नहीं गिरना है, नींबू डालना है उसके अंदर, ठीक है। तो नींबू डालने से सब्जी में और ज़्यादा स्वाद आएगा, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से इनके कलर चेंज होते हैं। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ चुका है नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, कलर कैसे होता है। एक छोटी सी ये चीज़ है जो आपको समझते चलना है, बारीकी से चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, हर एक चीज़ को समझते चलना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन असर्शन रीजन और एमसीक्यू वाले आने वाले हैं आप इजीली से उनको देख के टिक लगा पाओ बहुत आसानी से। तो उसके लिए आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बारीकी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ा रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। और हमारा टारगेट क्या है कि आपको 95 प्लस मार्क्स एग्जाम के अंदर दिलाने, और 95 प्लस मार्क्स तभी आएंगे जब आप बारीकी चीज़ों को पढ़ोगे। भाई ऊपर ऊपर से तो सब पढ़ते हैं, लेकिन जो उसके अंदर की गहराई है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप गहराई से नहीं पढ़ोगे इस बार के एग्जाम में आपको समस्या होने वाली है, क्योंकि इस बार का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा पिछले एग्जामों से हट
कंप्लीट करें। उसमें आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन मिलेंगे, असर रीजन के क्वेश्चन मिलेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। वो हम तभी हैंडल कर पाएंगे जब आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे। क्लियर है? तो सीरियस लेना है इसको, बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है। कुछ बच्चे कभी सोच रहे हो कि यार इतनी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। आराम से अगर आप देखोगे, एक दो बार इसको रिकॉल करोगे, आपको इजीली याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से थे? जो लैब के अंदर तैयार किए जाते हैं, जिसको हम लैब के अंदर हमने केमिकल को मिक्स करके बनाया है। इसमें सबसे पहला आता है हमारा फिनॉल पैथिलीन और फिर आता है हमारा मिथाइल ऑरेंज। अगर फिनाइल पैथिलीन को हम एसिड के साथ मिलाते हैं तो ये कलर लेस हो जाता है, ध्यान रखना। अगर फिनॉल पैथिलीन को सॉल्यूशन के अंदर हमने एसिड की ड्रॉप गिरी तो ये कलर लेस हो जाएगा, आपको कोई भी कलर नजर नहीं आएगा, बिल्कुल वाटर की तरह होता है उस टाइप से हो जाएगा, कलर लेस, कोई कलर इसके अंदर नहीं आएगा। और इसको अगर आप बेस के साथ मिलाते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर इसका हो जाएगा। तो अगर आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया जाए, फिनॉल पैथिलीन हमने दे दिया और आपसे कहा कि पहचानिए एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, तो आप उसके अंदर एसिड की ड्रॉप डालिए, बेस की ड्रॉप डालिए। अगर एसिड की ड्रॉप डालने से आपके अंदर उसका जो कलर है वो कलरलेस हो गया, कलर चेंज हो गया, बिल्कुल कोई कलर उसके अंदर नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपने उसके अंदर एसिड गिरा है। और अगर उसका कलर पिंक हो गया तो आप समझ जाइए कि वो आपने कौन सा गिरा है सॉल्यूशन, उसके अंदर बेस सॉल्यूशन गिरा है। बहुत सिंपल सी बेसिक सी चीज है। चलिए मिथाइल ऑरेंज को अगर हम देखते हैं, मिथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिड के अंदर मिलाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और अगर इसे आप बेस के साथ मिलाते हो तो ये उसके कलर को कैसा कर देगा? येलो कलर में कन्वर्ट कर देगा, पीले रंग में बदल देगा। तो ध्यान रखना है सिंपल सी बात कि मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ मिलने पर रेड हो जाता है और बेस के साथ मिलने पे येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल सा हर चीज को बिना चेक करे भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अगले हमारे पास आते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। वो इंडिकेटर जिसे हम स्मेल से पता लगाते हैं, उनकी गंध से उनको हम पहचानते हैं, इसलिए इनको हिंदी में गंधीय सूचक भी कहा जाता है। तो ऑल फैक्ट्री का हिंदी नाम क्या है? गंधीय सूचक, जिनको गंध से पहचाना जाता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है ओनियन। आप ओनियन से पता लगा सकते हो। आप दो सॉल्यूशन लो, दोनों सॉल्यूशन के अंदर ओनियन को रख दो, ओनियन की कुछ लिप्स लेके, पत्ते आप लेके उसके अंदर डाल दो। एक के अंदर आपको स्मेल आएगी और एक के अंदर स्मेल गायब हो जाएगी। अगर आपने इसको एसिड के सॉल्यूशन में डाला है तो जो भी इसकी स्मेल है वो बरकरार रहेगी, बढ़िया रहेगी, आप इसको स्मेल को फिर भी फील कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसे बेस के सॉल्यूशन में गिर दिया है सॉरी, तो इसकी स्मेल क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, इसके अंदर से आपको कोई भी स्मेल नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आज थोड़ी सी खांसी हो रही है, तबीयत काफ़ी समय से ख़राब चल रही थी, सर्दी का मौसम था, फिलहाल आज सर्दी थोड़ी सी कम है, तो खांसी से थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से लेक्चर पूरा दे सकूं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेनिला। वेनिला तो आप सब जानते हो, आप आइसक्रीम खाते हो वेनिला की, है ना, बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है बच्चों की वेनिला की आइसक्रीम। तो वही वेनिला है, वो पौधा होता है एक, अगर उसकी लीफ को, उसकी पत्तियों को, आप वेनिला की पत्तियों को एसिड और बेस के साथ मिक्स करते हो तो ये उसकी स्मेल पहचानने में हमारा मदद करता है। अगर उसकी स्मेल बरकरार है तो वो एसिड का सॉल्यूशन है, और अगर स्मेल अब भी गायब हो गई उसकी तो कह सकते हो आपकी वो बेस है। मतलब बेस का सिंपल सा काम है स्मेल को गायब कर देना। अब चाहे उसमें आप ओनियन मिला दो, वेनिला मिला दो या कोई भी चीज़ मिला दो, ये उसकी स्मेल को गायब कर देता है और एसिड उसकी स्मेल को बरकरार रखेगा। सेम ऐसी क्लोव्स है आपके पास, क्लोव्स ऑयल, अगर आप उसके अंदर लौंग का तेल अगर आप उसके अंदर गिर देते हो, एसिड के साथ गिरोगे स्मेल बरकरार रहेगी, बेस के साथ गिरोगे तो ये अपनी स्मेल को लॉस कर देगा, खो देगा, इसकी स्मेल गायब हो जाएगी। तो ये आसान तरीका होता है पता लगाने का कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। तो ये इंडिकेटर्स है हमारे, जिनको हमने देखा कि किस तरीके से इनके अंदर चेंज होते हैं जब इनको एसिड और बेस के साथ मिलाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं कि किसी के साथ रिएक्शन करने पे किस तरीके के ये सॉल्ट बनाते हैं, कौन कौन इनके अंदर चेंजेस आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनता है और काफ़ी टफ भी माना जाता है। बच्चा अक्सर कंफ्यूज होते हैं इसको देखिए कि कैसे रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बनना है, कुछ समझ नहीं आता, हर चीज़ बाउंसिंग जाती है। आज नहीं जाएगी तो बड़े ध्यान से समझना, बहुत आसानी से आपको मैं टॉपिक ये समझाऊंगा, लेकिन आपका पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और मेरी बातों बड़े ध्यान से समझना। तो इधर तो नहीं समझना है, कुछ बच्चे फोन में गाना बजा लेते हैं साइड में और एक तरफ वीडियो देखते रहते हैं, बंद करो, सिर्फ अपनी बुक्स पे और मुझ पर फोकस करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले समझने वाले हैं रिएक्शन विद मेटल। अगर आप एसिड और बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हो तो उस पर क्या फर्क पड़ता है। पहले एसिड की बात करते हैं। अगर हम एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं तो ध्यान रखना कि जो हमारा सॉल्ट बनता है ना, सॉल्ट के साथ साथ एक गैस भी बनती है, उसे हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तो जब भी आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनती है। और इस हाइड्रोजन गैस में अगर आप मोमबत्ती को ले आए ना तो आपको फटफट की साउंड भी आएगी, आपके पॉपिंग साउंड आएगी, आप उसको महसूस सुन भी सकते हो। तो सिंपल सा है कि जब भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे सॉल्ट के साथ गैस भी बनेगी, और वो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। तो एग्जांपल के लिए अगर आप HCl को जिंक के साथ रिएक्ट कराते हो, अगर आप HCl को जिंक के साथ कराओगे तो क्या करेगा, जिंक हाइड्रोजन के वहां पर जगह ले लेगा और हाइड्रोजन जो है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो जिंक क्लोराइड हमारे पास बनेगा और हमारे पास जो गैस है वो हाइड्रोजन बनकर बाहर निकल जाएगी। तो जब भी आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होती है। क्लियर है, सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। सेम यही काम किस में होता है, बेस में भी होता है। अगर आप बेस को भी मेटल के साथ रिएक्शन करते हो, सेम एक सॉल्ट बनेगा और एक गैस बनेगा, और वो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। बिल्कुल सही। तो आपको इजीली समझ में आ चुका है कि मेटल हो, मेटल के साथ या आप एसिड की रिएक्शन कराओ या बेस की रिएक्शन कराओ, काम सेम होता है। सॉल्ट बनेगा, उसके साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इजीली आप इसको याद कर सकते हो। आप कोई डिफरेंस इसमें है नहीं जो आपको याद करने के लिए कंफ्यूजन हो। भाई आप मेटल के साथ चाहे एसिड को मिलाओ या बेस को मिलाओ, काम सेम होना है। सॉल्ट बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस बननी है। तो याद करना ही बहुत आसान है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम NaOH की जिंक के साथ, देखो मैंने यहाँ भी जिंक से रिएक्शन कराई और यहाँ भी जिंक से रिएक्शन करा रहा हूँ, ये इसलिए मैंने एक ही मेटल से रिएक्शन कराई है कि आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी। तो जिंक क्या करेगा, यहाँ से फिर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और N2ZnO2 हमारे पास बन जाएगा, यानी कि सोडियम जिंकेट हमारे पास सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो हमने इजीली देखा है कि किस तरीके से यहाँ भी हाइड्रोजन गैस बनी है और हमारे बेस के साथ भी हाइड्रोजन गैस बनी है। कुछ नोट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स एंड इट बस्ट विद ए पॉप साउंड। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हाइड्रोजन गैस निकले उसको चेक करने का आसान तरीका है कि आप कैंडल जलाओ और उसके पास लेके आओ। तो जैसी वो गैस उस कैंडल की जो भी ब्लो है उसकी जो आग है उससे टच करेगी, वहां पर पॉपिंग साउंड उत्पन्न करेगी, फट फट की आवाज के साथ वो जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकल रही है या नहीं निकल रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगली रिएक्शन देखते हैं हम अपनी। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब जब भी हम एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो क्या बनता है, इस चीज को हम देखते हैं। अगली रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट ये है, अगर हम एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हो तो सॉल्ट के साथ हमेशा CO2 गैस और वाटर बन के तैयार होता है। मतलब एक तरफ आपके पास CO2 गैस बनेगी और वाटर आपके पास बनने वाला है जब भी आप एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हो। एग्जांपल देखते हैं, हमने HCl की रिएक्शन करी है सोडियम कार्बोनेट के साथ, मतलब हमने एक मेडियम कार्बोनेट लिया है Na2CO3, तो हमारे पास एक सॉल्ट बना है NaCl और साथ में आपको CO2 गैस और पानी मिलकर तैयार मिलेगा। अगर हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं, हमने इस बार HCl की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ की है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किए, तब भी हमको सॉल्ट मिला है, CO2 गैस और वाटर बनकर तैयार हमको मिलता है। मतलब जब भी एसिड की रिएक्शन आप मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हो तो सिंपल सा ध्यान रखना है, सॉल्ट बनेगा, CO2 गैस बनेगी और प्लस में आपको वाटर मिलने वाला है। अगर इसको बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, बेस के साथ रिएक्शन कराने पे ये कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। ध्यान रखना है, बेस के साथ मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये कोई भी रिएक्शन नहीं करते। ये केवल रिएक्शन के साथ करते हैं, एसिड के साथ करते हैं जिसमें सॉल्ट, CO2 गैस और पानी बनकर तैयार होता है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, काम आसान हो गया है। एक ही रिएक्शन याद करनी है, दूसरे तो रिएक्ट करता ही नहीं है। तो केवल एसिड रिएक्ट करता है, बेस रिएक्ट नहीं करता, तो आधा काम तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया है। अगली रिएक्शन देखते हैं किसके साथ हमको करानी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद
each other, मतलब अगर हम एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा? भाई हम दूसरों के साथ करा रहे हैं तो आपस में भी तो कुछ कर सकते हैं। तो अगर इनके आपस में हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बनता है और उसके साथ पानी बनकर तैयार होता है। तो अगर हम एसिड और बेस को आपस में मिला देते हैं तो एक सॉल्ट आपके पास बनेगा और उसके साथ पानी बनकर तैयार होगा। सिंपल सी रिएक्शन है और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। हिंदी में उदासीनीकरण कहते हैं, इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहा जाता है। जब भी आप एसिड को बेस के साथ मिला क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, बढ़िया तरीके से फोकस बना हुआ है। कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कर देना, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया हमारा आज के ये लेक्चर है और आपके बहुत ज़्यादा काम है और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ लेक्चर खत्म होने तक आपको सारी चीज़ें एकदम याद हो जाएंगी, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी इसके बाद इसको रिवाइज करने में। लेकिन फोकस बनाए रखना, साथ के साथ पढ़ते रहना। तो सिंपल से हमने समझा है कि जब भी हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, जिस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आपके एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाएगी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एग्जांपल आप लिख सकते हो, आप HCl की रिएक्शन NaOH के साथ करिए। तो जब भी हम HCl की रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हो आप सिंपल भाषा में, वो बनकर तैयार होगा और प्लस में आपके पास क्या बनने वाला है? पानी। तो एग्जाम्पल के साथ आपको इसको समझाना है। अगली रिएक्शन देखते हैं, बहुत इजी थी, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। क्या होता है जब मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन? देखो, मेटेलिक ऑक्साइड को सिंपल लैंग्वेज में बेस भी कहा जाता है। जो मेटेलिक ऑक्साइड है ना, ये बेस भी होते हैं। तो आपके एग्जाम में MCQ में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, तो मेटेलिक ऑक्साइड बेस ही है एक तरीके के। तो मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ये नेचर में बेसिक होता है। जब भी आप बेस की रिएक्शन करोगे एसिड से क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो वही काम यहाँ भी होना है, कौन सा अलग होगा? तो अगर आप मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कराओगे क्या बनेगा? भाई सॉल्ट और पानी बनेगा। वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे वहां देखा था हमने, उससे वही काम यहाँ भी होता है। तो कौन कौन से मेटेलिक ऑक्साइड हैं? तो मैंने यहाँ लिख दिया पूरा, CaO, MgO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये कुछ बेसिक ऑक्साइड भी कहलाते हैं, बेसिक होते हैं ये नेचर से। तो अगर आप CO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन आप कराते हो HCl के साथ तो आपको वहां पर सॉल्ट मिलेगा और H2O पानी मिलेगा, मतलब CaCl2 बनेगा और पानी बनकर हमारे पास तैयार हो जाता है। तो इस रिएक्शन को भी एक तरीके से आप न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हो, कोई इसमें डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, हम समझ चुके हैं कि एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? अगर हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो क्या होता है? और उनको आपस में रिएक्ट करा देते हैं तब हमें क्या मिलता है रिजल्ट। और अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमको क्या मिलता है, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब हम बात करने वाला है स्ट्रेंथ की, कि इनका स्ट्रेंथ कैसे पहचान सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, उसकी क्या वैल्यू होती है, कुछ वो सारी चीजें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। स्ट्रेंथ हम देखने वाले हैं क्या होती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड, मतलब आपको इजीली इससे पता लगा सकते हो, एस्टिमेटेड कर सकते हो इसको, एस्टिमेटेड कहते हैं इसको, यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं जो हर जगह लागू होते हैं और उनसे आप इसलिए पता लगा सकते हो कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। अभी हमने पीछे कुछ इंडिकेटर देखे थे, वो हमारी हेल्प करते हैं ये जानने में कि एसिड है या बेस है, लेकिन स्ट्रेंथ जानने के लिए कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं जिनको pH स्केल कहा जाता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? is a maximum several indicators. It show different colors at different concentration of H plus ion in the solution. ये कहता है कि ऐसे यूनिवर्सल सॉल्यूट होते हैं, कुछ इंडिकेटर होते हैं जिनको हम मिलाते हैं अगर उनके साथ तो ये H plus ion जो है ना उसकी स्ट्रेंथ को बताएंगे। ये बताएंगे कि H plus ion की कंसंट्रेशन क्या है और उस कंडीशन के बेसिस पे हम उनके कलर से इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है। तो वो सब हम देखते हैं। तो उसके लिए बेस्ट हमारे पास एग्जाम्पल क्या होता है? pH स्केल हमारे पास बेस्ट एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिससे हम स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं एसिड या बेस की स्ट्रेंथ क्या होने वाली है। तो समझते हैं pH स्केल क्या है। तो pH स्केल को अगर डिफाइन करने को आ जाता है तो आपको सिंपल सा कहना है कि ए स्केल ये एक स्केल होता है फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की क्या कंसंट्रेशन है
उसको नापने के लिए एक स्केल का यूज करते हैं, उस स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है। तो पीएच स्केल एक टाइप का स्केल है जो किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है। तो सिंपल सा आपको बताना इस टाइप से दिखता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा पीएच स्केल है आपके सामने, मैं आपके लिए लेके आऊं पूरा। इसमें आपको कलर नजर आएंगे, इसके आपको कोड नजर आएंगे। इसके ऊपर 0 से लेके 14 तक कोड लिखे होते हैं। 0 से 14 इस पर अंदर कोड होते हैं और इस कोड से हम इजीली पता लगाते पाते हैं कि किधर के हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, किधर हमारे वीक एसिड है, किधर हमारे स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस है, वो सब इजीली हम पता लगा लेते हैं। तो जो 7 होता है, चाहिए 7 पे फोकस करते हैं। जो 7 होता है ना उसको न्यूट्रल कहा जाता है। तो जो बिल्कुल उसके बीच में होता है 7 वो न्यूट्रल होता है। और उस 7 से अगर हम 0 की तरफ बढ़ेंगे, अगर आप 7 से 0 की तरफ बढ़ते हो तो एसिड स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट होता है। अगर इस 7 से हम चलते हैं इस तरफ, ध्यान रखना 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा। और अगर 7 से हम चलेंगे 14 की तरफ तो स्ट्रॉन्ग बेस बनना स्टार्ट होता है। और इजीली हम पता लगा पाते हैं कि हमारा कौन सा एसिड कौन सा बेस कहां पर इस स्केल के ऊपर एग्जिस्ट करता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में और समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो थोड़ा डिटेल की तरफ चलते हैं। तो आप सभी के लिए बड़ा सा स्केल है, ये पूरा हमारा क्या है पीएच स्केल। 7 पे न्यूट्रल है। 7 से अगर आप इधर आओगे तो सब एसिडिक कहलाएंगे, इधर जाओगे तो सब बेस हैं जिनको एल्कलीन बेस भी कहते हैं। एल्कलीन आप जानते हो एल्कलीन क्या होता है, वो बेस होते हैं जो वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उन्हें एल्कलीन कहा जाता है। तभी हमने पीछे डिस्कस किया था, क्लियर है। अगर हम 7 से इस तरफ चलना स्टार्ट होते हैं तो H प्लस आयन इंक्रीज होते हैं और H प्लस आयन इंक्रीज होने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बढ़ना। और अगर हम इस तरफ चलते हैं 14 की तरफ जाते हैं तो H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है। इसका मतलब एसिड कम हो रहा है और बेस बढ़ना ज्यादा हो रहा है। तो ध्यान रखना है 7 पे मैं 7 पे खड़ा हूं बिल्कुल, मेरे इस तरफ अगर आप जाओगे तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और अगर हम इस तरफ चलते हैं तो बेस स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि किस कलर के ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड है, किधर वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। तो वो इसलिए हम पता लगा लेते हैं। चलिए कुछ यहां पर और बातें हैं। pH लेस देन 7, जो pH 7 से कम है उसे क्या कहा जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन कहा जाता है। 7 को न्यूट्रल कहते हैं हम, और 7 से ज़्यादा वाले को हम बेसिक कहते हैं। तो पीएच स्केल आप अभी रीड कर सकते हो, इसलिए आपको पता चल गया है कि किस तरफ जाने पे एसिड स्ट्रांग होते हैं या किस तरफ जाने पे बेस स्ट्रांग होते हैं। तो इसलिए आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सिंपल सा हमारा एक पीएच स्केल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है भाई, हमने एसिड पढ़े हैं, बेस हमने पढ़े हैं, पीएच स्केल हम पढ़ चुके हैं, उस पे पीएच मान देख चुके हैं। अब हम समझते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंस है पीएच का हमारी एवरीडे लाइफ में, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। जो हमने पीएच स्केल बनाया है क्या आगे हमारे जीवन में भी काम आता है, क्या हमारे दिनचर्या जो हम डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें क्या इसका रोल होने वाला है, कैसे हम चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो सारी बातें हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। जो हमारे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल होते हैं, जानवर, वो सब बहुत ज्यादा पीएच सेंसिटिव होते हैं। अवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। यहाँ सिंपल सी बात लिखिए कि जो हमारा शरीर है, हमारी जो बॉडी है ना, वो एक पीएच स्केल पे काम करती है और वो पीएच वैल्यू 7 से लेके 7.8 के बीच की होनी चाहिए। अगर वो 7 से ज्यादा पड़ेगी तो हमारी बॉडी के अंदर बेसिक मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी और उससे कम होगी तो एसिडिक मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे हमारी बॉडी के अंदर हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारी बॉडी का जो पीएच मान होता है, प्रॉपर पीएच वैल्यू, वो 7 से 7.8 होती है और उसके बीच में हम काम करते हैं। When pH of रेन वाटर इज लेस देन, भाई बारिश पड़ी, अगर उस रेन वाटर का pH 5.6 से कम हो जाता है तो उसको एसिड रेन कहा जाता है। जो पहली बरसात होती है ना, अक्सर कहते हैं कि पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए, आपके घर में भी आपको रोकते होंगे। तो पहली जो बरसात होती है ना, उसकी दिक्कत क्या होती है कि बहुत समय से बारिश नहीं हुई है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी हानिकारक गैस है, सल्फर गैस, ये सब मिक्स हो गई है। और जब पहली बारिश पड़ती है तो ये सब उसके साथ मिक्स होके उसकी पीएच वैल्यू को 5.6 से कम कर देते हैं, जिनको एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन से जो हमारा ताजमहल है, जो भी हमारी बिल्डिंग्स है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारी बॉडी को भी नुकसान होता है अगर उसमें भीग जाए तो इसलिए पहली बरसात में कभी नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एसिडिक रेन होती है। और क्यों होती है आप जानते हो आप कि उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है सॉइल को लेके कि जो हमारी सॉइल होती है उस पे पीएच की क्या वैल्यू होती है, कैसे पीएच काम करता है। तो प्लांट्स रिक्वायर्ड ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। पौधों को भी ना एक
प्रॉपर पीएच चाहिए। अगर वो पीएच स्केल खराब हो जाता है, कम हो जाता है, तो एसिडिक रेन हो जाते हैं। जब किसी भी सॉइल के ऊपर बार बार एसिडिक सॉइल हो जाती है, मैं रेन बोल दिया, एसिडिक सॉइल हो जाती है। जब हम किसी सॉइल के ऊपर बार बार खेती आप करते हो, बार बार अपनी फसल को आप ग्रो कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो फसल जब बहुत ज़्यादा उसे पेस्टिसाइड वगैरह हम गिरते हैं ना, तो उससे वो एसिडिक हो जाते हैं और हमारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं। तो उसके ऊपर अक्सर लोग देखा होगा अपने चूना भी घेरते हैं, जो भी किसान होते हैं उसके ऊपर चूना घेरते हैं, जिससे कि वो चूना जो है वो बेस है, उस चूने के साथ वो रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाए, उदासीन हो जाए और हमारी मिट्टी एक प्रॉपर पीएच के ऊपर आ जाए, जिसके ऊपर आसानी से हम ग्रो कर सकते हो। तो पीएच जो हमारी सॉइल है उसके अंदर भी पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट हमारे पास और क्या यूज है इसके, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई हम डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत जरूरी है, हमारे पेट हमारे स्टमक के अंदर भी होता है। जब आप कभी शादी में जाते हो और दबा कर खाना खाते हो, आपने देखा होगा कभी आपने पहले रसगुल्ला खाया, उसके ऊपर फिर आपने शाही पनीर खा ली, नान खा रहे हो आप, कॉफ़ी भी पी ली, बहुत सारी चीज़ें, गोलगप्पे भी खा लिए, तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है और हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। पता है ना क्या होता है, एसिडिटी, खट्टी डकार आनी स्टार्ट हो जाती है, फिर आप इनो पीते हो, तो वो भी पीएच स्केल की एक प्रॉब्लम्स है। तो अवर स्टमक प्रोड्यूस HCl एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन एंड ड्यूरिंग इन डाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो बहुत ज़्यादा हमको इरिटेशन होती है, पेन होता है, एसिडिक होता है और हमें खट्टी डकार आनी स्टार्ट हो जाती है। एंड टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज एंटासिड। हम इसके लिए एंटासिड का यूज़ करते हैं, जैसे कि इनो वगैरह हो गया, ये एंटासिड होता है, माइल्ड बेस होता है, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 का आप इस्तेमाल करते हो और न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको, यही वही है, इनो जो होता है वही होता है मैग्नीशियम, ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो इसका हम यूज़ करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। चलिए और समझते हैं और क्या क्या पीएच स्केल का यूज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीएच चेंज कॉज ऑफ टूथ डीके। भाई हमारे जो दांत है ना उसका भी एक पीएच मेंटेन होता है, और अगर हमारे दांतों का भी पीएच अगर गिर जाता है तो हमारे दांत भी खराब हो जाते हैं, उसके ऊपर पीली परत चढ़ जाते हैं। हमने देखा पीले पीले से दांत हो जाते हैं, वो इसलिए होते हैं कि उसकी पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे मुंह के अंदर टूथ डीके की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे दांतों के ऊपर एक पीले रंग की परत चढ़ जाती है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ध्यान रखना कि जो हमारे दांत है ना इसके ऊपर जो परत है व्हाइट जो आपको नजर आता है, जैसे शाइनिंग कहते हैं आप, जो हमारे दांत है पूरा, ये किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारे दांत ही है, and does not dissolve in water but corroded when pH is lower than 5.5 due to acid produced by डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया। तो जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, ज़्यादा ऑयली फूड आप खा रहे हो, तो उससे क्या होता है कि हमारे दांतों के ऊपर जो है उसके ऊपर पीले रंग की एक परत चढ़ जाती है और हमारे दांतों का जो पीएच स्केल है वो 5.5 से कम हो जाता है, जिसको टूथ डीके कहते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि आपको टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक होता है नेचर में, और जब आप उस बेस को आपके दांतों के ऊपर लगाओगे तो वो जो एसिड जमा हुआ है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा और उसको कर हटा देगा। इसलिए ज़्यादा पानी भी पियो, ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि जब एसिड के ऊपर बार बार पानी लगेगा तो उसकी थोड़ी एसिडिटी भी कम हो जाएगी। नहीं तो टूथपेस्ट तो है ही बेस्ट एग्जांपल, आप टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हो, टूथ डीके से आप प्रिवेंट उसको कर सकते हो, उससे बच सकते हो। तो ये भी एक पीएच स्केल का यूज़ होता है हमारी लाइफ के अंदर। चलिए लास्ट आता है हमारे पास पीएच ऑफ सॉल्ट। तो लास्ट टॉपिक है हमारा आज के, इसको बड़े ध्यान से समझना है। पीएच ऑफ सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आप कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस को, भाई दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए ना, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, दोनों को अगर आप मिलाते हो तो एक आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, और ऐसा सॉल्ट बनता है जिसका pH 7 होगा, जैसा एग्जांपल है NaCl। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस को मिलाते हो तो एसिडिक सॉल्ट बनता है, मतलब जो भी चीज स्ट्रॉन्ग होगा ना उसका नेचर ज्यादा हमको दिखाई देगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट हमारे पास बनकर तैयार होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल NH4Cl और बेसिक एग्जांपल क्या होगा CH3COONA। तो ये रिएक्शन वहां पर हो जाती है। तो ये सिंपल ध्यान रखता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पॉइंट एक्स्ट्रा था तो हमने कोशिश करा कि आपको इसको समझाएं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था,
जैसे हमने समझा। अब इसके एक लास्ट पार्ट और रह गया है, काफी लंबा ये लेक्चर हो गया है, तो मुझे लगता है कि फिर बच्चे बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है, तो पर मैक्सिमम 80% हम जो भी चीजें वो सब कवर कर चुके हैं। अब लास्ट में हमारा बस सिंपल सा यूज बचता है, इनका कैसे करना है, सॉल्ट कैसे बनते हैं वो सब हमको समझ रहा है सिंपल सा। जैसे हम बेकिंग सोडा वगैरह इन सब की बात हम करेंगे, बाकी कोई ज्यादा से इंपोर्टेंस पर नहीं बचा है। तो पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए। कोई भी आपको डाउट आता है तो सब कमेंट बॉक्स में कर देना, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम दोनों को साथ मिलकर मेहनत करनी है, तभी हम जो टॉपर्स वाला स्किल होता है ना उसको पकड़ सकते हैं, 95+ मार्क्स ला सकते हैं। तो मेहनत करते रहिए, टाइम कम है, लगे रहिए एग्जाम पर, जोश के साथ तैयारी करनी है, जोश के साथ। जज्बा होगा तभी पढ़ाई करने में मजा आता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो हमारे और अच्छे लेक्चर आने वाले वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी करना और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और ऐसी ही एक अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।